नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान मैच के बाद हाथ ना मिलाने का विवाद और गहरा हो गया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी पीसीबी ने मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए उन्हें रेफरी पैनल से हटाने की मांग की है। पीसीबी का दावा है कि पाइक्रॉफ्ट ने टॉस के समय दोनों कप्तानों को हाथ ना मिलाने का निर्देश दिया, जिससे क्रिकेट भावना का उल्लंघन हुआ। पीसीबी अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने आईसीसी में शिकायत दर्ज कराई और चेतावनी दी कि अगर रेफरी नहीं हटाए गए तो पाकिस्तान 17 सितंबर को यूएई के खिलाफ होने वाले मैच का बहिष्कार कर सकता है। एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान मैच के बाद बड़ा विवाद खड़ा हो गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और एशियाई क्रिकेट परिषद यानी एसीसी प्रमुख मोहसिन नकवी ने भारतीय टीम के रवैये पर नाराजगी जताई है। भारत ने मैच से पहले और बाद में पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया था। नकवी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि राजनीति को खेल में घसीटना खेल भावना के खिलाफ है। दुबई में हुए इस मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने कहा कि हाथ ना मिलाने का फैसला पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों और ऑपरेशन सिंदूर में शामिल सैनिकों के सम्मान में लिया गया। इस हमले में 26 लोगों की जान गई थी। भारत और पाकिस्तान के बीच दुबई में खेले गए एशिया कप 2025 टी20 मैच को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। पहले खिलाड़ियों के हाथ ना मिलाने पर बवाल हुआ और अब पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि भारतीय खिलाड़ी पाकिस्तान से खेलना नहीं चाहते थे, लेकिन बीसीसीआई के फैसले के चलते उन्हें मजबूरन मैदान पर उतरना पड़ा। यह मैच 14 सितंबर को दुबई स्टेडियम में हुआ, जिसमें भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया। सूर्य कुमार यादव और शिवम दुबे की पारी से भारत ने 128 रन का लक्ष्य 15.5 ओवर में हासिल किया। हालांकि मैच के बाद भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी टीम से हैंडशेक नहीं किया और सीधे ड्रेसिंग रूम में चले गए। टॉस के समय भी सूर्य कुमार ने पाकिस्तानी कप्तान सलमान आगा से हाथ नहीं मिलाया। सूर्य कुमार ने कहा कि यह फैसला पहलगाम आतंकी हमले के शिकार परिवारों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए लिया गया। पाकिस्तान ने इसे खेल भावना के खिलाफ बताते हुए आईसीसी और एसीसी में शिकायत दर्ज कराई है। मामले पर अभी तक आईसीसी की प्रतिक्रिया आनी बाकी है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के कुछ प्रावधानों पर रोक लगाने के फैसले ने मुस्लिम समुदाय की संपत्तियों की रक्षा के लिए राहत प्रदान की है। कई मुस्लिम संगठनों उनके नेताओं ने फैसले का स्वागत किया है, लेकिन कई मुस्लिम संगठनों ने इसे अपर्याप्त बताते हुए लड़ाई जारी रखने का ऐलान किया है। इस फैसले पर राजनीतिक दलों की भी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। मौलाना अरशद मदनी ने इसे मुस्लिम संपत्तियों पर सरकारी हस्तक्षेप रोकने का महत्वपूर्ण कदम बताया। समियत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी ने कहा कि समियत वक्फ कानून की 3 अहम विवादित धाराओं पर मिली अंतरिम राहत के फैसले का स्वागत करती है। समियत उलेमाए हिंद इस काले कानून के खत्म होने तक अपनी कानूनी और लोकतांत्रिक जद्दोजहद जारी रखेगी। यह नया वक्फ कानून देश के उस संविधान पर सीधा हमला है जो नागरिकों और अल्पसंख्यकों को न केवल समान अधिकार देता है, बल्कि उन्हें पूर्ण धार्मिक आज़ादी भी प्रदान करता है। यह कानून मुसलमानों की धार्मिक आज़ादी छीन लेने की संविधान विरोधी एक खतरनाक साजिश है। इसीलिए समियत उलेमाए हिंद ने वक्फ कानून 2025 को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। उन्होंने कहा कि हमें यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट इस काले कानून को खत्म करके हमें पूर्ण संवैधानिक न्याय देगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यानी AIMPLB के कार्यकारी सदस्य सैयद कासिम रसूल इलियास ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कहा कि हम फैसले से संतुष्ट हैं। अदालत ने कई महत्वपूर्ण प्रावधानों पर रोक लगाई है जो मुस्लिम समुदाय की धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा करती है। AIMPLB के एक अन्य सदस्य मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने कहा कि हम पूरे अधिनियम पर स्टे की मांग कर रहे थे, लेकिन अदालत ने कई महत्वपूर्ण धाराओं पर रोक लगाई है, जिसका स्वागत है। हमारी लड़ाई जारी रहेगी। वहीं कांग्रेस पार्टी ने अपने आधिकारिक बयान में एक्स पर लिखा कि वक्फ संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्वागत योग्य है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने साबित कर दिया कि देश में संविधान सबसे ऊपर है, जिसकी जड़ें कोई नहीं हिला सकता। कोर्ट ने सरकार के संविधान विरोधी मंशा को फटकार लगाई है। कांग्रेस पार्टी ने सड़क से लेकर संसद तक वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ आवाज उठाई थी, लेकिन आज मोदी सरकार की साजिश नाकाम हो चुकी है। ये लोकतंत्र और संविधान की जीत है।
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को पूरी तरह से रोकने से इनकार कर दिया, लेकिन इसके कुछ विवादित प्रावधानों पर फिलहाल रोक लगा दी है और फिलहाल लागू न करने का आदेश दिया है। सीजेआई पीआर गवई और न्यायमूर्ति एजी मसीह की बेंच ने कहा कि इन धाराओं के कारण वक्फ संपत्तियों और अधिकारों पर मनमाना असर पड़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल कई संवेदनशील प्रावधानों पर रोक लगाई है ताकि वक्फ संपत्तियों के अधिकार सुरक्षित रहें और किसी भी पक्ष का नुकसान न हो। वक्फ कानून पर आज सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने किसी व्यक्ति को वक्फ बनाने के लिए कम से कम 5 साल से इस्लाम का अनुयायी होना चाहिए, यह प्रावधान रोक दिया। कोर्ट ने कहा कि इसके लिए राज्य सरकारों को पहले नियम बनाना जरूरी है। किसी संपत्ति को वक्फ मानने से पहले सरकारी अधिकारी की रिपोर्ट पर निर्भर रहने वाले प्रावधान पर भी रोक लगाई गई। कोर्ट ने कहा कि कार्यपालिका को नागरिकों के अधिकार तय करने की अनुमति नहीं है। गैर मुस्लिम सदस्यों को वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद में शामिल करने पर रोक नहीं लगाई गई, लेकिन कहा गया कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ संभव हो तो मुस्लिम होना चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि केंद्रीय वक्फ परिषद में 20 में से अधिकतम 4 गैर मुस्लिम सदस्य हो सकते हैं और राज्य वक्फ बोर्ड में 11 में से अधिकतम 3 गैर मुस्लिम सदस्य हो सकते हैं। वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन का प्रावधान पहले की तरह लागू रहेगा, लेकिन कोर्ट ने समय सीमा बढ़ा दी। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह आदेश सिर्फ प्रारंभिक है। अंतिम सुनवाई में पक्ष अपने तर्क रख सकते हैं जब तक जांच पूरी नहीं होती और वक्फ संपत्ति और रिकॉर्ड सुरक्षित रहेंगे। बता दें कि केंद्र सरकार ने 2025 में वक्फ कानून में कई बदलाव किए थे, जिनमें वक्फ बनाने की शर्तें बदलना, गैर मुस्लिम सदस्यों को बोर्ड में शामिल करना और वक्फ संपत्तियों पर सरकारी अधिकार देना शामिल था। कई राजनीतिक पार्टियों और संगठनों ने इस कानून की संवैधानिकता को चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर पर अहम टिप्पणी की है। अदालत ने कहा कि अगर चुनाव आयोग की प्रक्रिया में कोई अवैधता पाई जाती है तो पूरी एसआईआर रद्द की जा सकती है। बेंच ने साफ कहा कि उसका फैसला केवल बिहार तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे देश की एसआईआर प्रक्रियाओं पर लागू होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम सुनवाई के लिए 7 अक्टूबर की तारीख तय की है। इससे पहले अदालत ने आदेश दिया था कि आधार को मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए 12वें वैध दस्तावेज के रूप में स्वीकार किया जाए। हालांकि अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि आधार नागरिकता साबित नहीं करता, लेकिन पहचान और निवास का प्रमाण माना जाएगा। विपक्षी दलों ने आरोप लगाया है कि एसआईआर प्रक्रिया में सही सत्यापन के बिना लाखों वास्तविक मतदाताओं के नाम काट दिए गए हैं। पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दावा किया कि भाजपा की सीटें घटेंगी और साथ ही तीसरे मोर्चे की वकालत की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और वामपंथी दलों को भी सदन में विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए। जाहिर है कि उनका इशारा कांग्रेस और वामपंथी दलों की ओर था, क्योंकि फिलहाल सदन में इन दोनों दलों का कोई विधायक नहीं है। सदन में केवल भाजपा ही विपक्ष में है, जिसके नेता शुभेंदु अधिकारी लगातार आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ममता तीसरे मोर्चे की बात इसलिए कर रही हैं ताकि भाजपा विरोधी वोट बटे और टीएमसी को फायदा मिले। वहीं दूसरी ओर भाजपा चाहती है कि कांग्रेस और सीपीएम अल्पसंख्यक वोटों में सेंध लगाएं। दिलचस्प बात यह है कि 2019 से भाजपा का वोट शेयर 40% तक पहुंच गया, जबकि कांग्रेस और सीपीएम 4 से 6% पर सिमट गए। कई सीटों पर इनके वोटों ने हार जीत का अंतर तय किया। ऐसे में कांग्रेस और सीपीएम इस बार पहले से अधिक प्रासंगिक माने जा रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश में बड़े आंदोलनों को रोकने के लिए अहम कदम उठाया है। उन्होंने पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो यानी PPR&D को आदेश दिया है कि 1974 के जेपी आंदोलन से लेकर अब तक के सभी प्रमुख विरोध प्रदर्शनों का गहन अध्ययन किया जाए। इसका मकसद एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रक्रिया यानी SOP बनाना है, ताकि पुलिस ऐसे आंदोलनों को पहले से पहचान कर नियंत्रित कर सके। शाह का मानना है कि कई बार स्वार्थी ताकतें देश को अस्थिर करने के लिए बड़े प्रदर्शन कराती हैं। इसके लिए PPR&D राज्य पुलिस और CID से पुरानी फाइलें मांगेगा। साथ ही ED, FIU और CBDT जैसी वित्तीय एजेंसियों को भी शामिल किया गया है, ताकि आंदोलनों की फंडिंग का पता लगाया जा सके। धार्मिक सभाओं पर भी खास नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। पंजाब में खालिस्तानी गतिविधियों और आपराधिक गिरोहों को रोकने के लिए NIA, PSF और NCB को अलग रणनीतियां अपनाने को कहा गया है। कुछ महीनों में इस अध्ययन के आधार पर SOP तैयार की जाएगी।
भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते पर फिर से वार्ता शुरू होने जा रही है। रॉयटर्स के अनुसार अमेरिकी मुख्य वार्ताकार ब्रेंडन लिंच 15 सितंबर की रात भारत पहुंचेंगे और 16 सितंबर को भारत के मुख्य वार्ताकार राजेश अग्रवाल से मुलाकात करेंगे। दोनों पक्ष वार्ता को तेज गति देने पर सहमत हैं। यह दौरा पहले अगस्त में होना था, लेकिन अमेरिका द्वारा रूसी तेल की खरीद को लेकर भारत पर लगाए गए भारी टैरिफ के कारण रद्द कर दिया गया था। अमेरिका ने 25% सामान्य टैरिफ और 25% अतिरिक्त टैरिफ रूसी तेल खरीदने के चलते लगाया था। इस विवाद के बाद भारत ने अपने संप्रभु अधिकार पर जोर दिया और तनाव कम करने की कोशिश की। अब राष्ट्रपति ट्रंप ने रूस और यूक्रेन युद्ध को यूरोप की समस्या बताया है, जिससे माहौल नरम हुआ। बातचीत में कृषि और डेयरी सेक्टर खोलने पर भारत की आपत्तियां बनी रहेंगी। दोनों देशों का लक्ष्य नवंबर तक समझौते के पहले चरण को पूरा करना है। इस्राएल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सोमवार को कहा कि कतर की राजधानी दोहा में हमास नेता पर हुए हमले की पूरी जिम्मेदारी इस्राएल लेता है। उन्होंने यह भी बताया कि इस पर अंतिम रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। यरूशलेम में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेतन्याहू ने कहा कि अमेरिका और इस्राएल मिलकर अपने देशों की रक्षा करते रहेंगे। रूबियो की यात्रा को उन्होंने अमेरिका के समर्थन का संकेत बताया। वहीं रूबियो ने कहा कि अमेरिका गजा में इस्राएल को अटूट समर्थन देगा और हमास के सफाई की जरूरत है। उन्होंने कहा कि गजा के लोग बेहतर भविष्य के हकदार हैं, जो हमास खत्म होने के बाद ही संभव है। साथ ही उन्होंने ईरान पर दबाव जारी रखने का भरोसा दिलाया। गुजरात में रिलायंस फाउंडेशन के वंतारा यानी ग्रीन जूलॉजिकल रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट द्वारा गठित विशेष जांच दल यानी SIT ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि हाथियों सहित सभी जानवरों का अधिग्रहण पूरी तरह से कानूनी और नियमों के तहत हुआ है। कोर्ट ने रिपोर्ट स्वीकार करते हुए मामला बंद करने का आदेश दिया और साफ किया कि अब इस पर बार बार सवाल नहीं उठाए जा सकते। जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस PB वराले की बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा कि SIT ने विशेषज्ञों की मदद से जांच कर निष्कर्ष दिया है कि अधिग्रहण नियामक तंत्र के अनुरूप है। हालांकि वंतारा की ओर से वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने रिपोर्ट को सार्वजनिक करने पर आपत्ति जताई। सुप्रीम कोर्ट ने SIT की तेज और निष्पक्ष जांच की सराहना की और कहा कि सभी प्राधिकरण उसकी सिफारिशों पर काम करेंगे। यह फैसला वंतारा और रिलायंस फाउंडेशन के लिए बड़ी राहत है। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.